डायनामिक करंट को स्टडी करेंगे। डायनामिक करंट को पढ़ने से पहले अगर हम थोड़ा ओवरऑल इंट्रोडक्शन देखें करंट्स का, तो फिजियोथेरेपी के अंदर जितनी भी करंट्स है उनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जितने भी फिजियोथेरेपी की मोडालिटीज़ हैं, जैसे हमारे पास अल्ट्रासाउंड वगैरह आती है, उसके अंदर हम करंट्स को ही यूज़ करते हैं। अब आज हम पढ़ने लगे हैं डायनामिक करंट। डायनामिक करंट हमारे पास एक लो फ्रीक्वेंसी करंट है। लो फ्रीक्वेंसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 to 100 हर्ट्ज होती है, और लो फ्रीक्वेंसी करंट्स के अंदर हमारे पास डायनामिक करंट, गैल्वेनिक करंट, साइनोसॉइडल करंट, इंटरप्टेड डायरेक्ट करंट और फैराडिक करंट्स वगैरह शामिल है। उसमें से हम एक डायनामिक करंट को देखेंगे कि ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है बाकी करंट्स का जिनका मैंने अभी नाम लिया। ये एक कह लें कि मॉडिफाइड फॉर्म है साइनोसॉइडल करंट की, और इसके अंदर हम फैराडिक और गैल्वेनिक करंट की जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं उनका बेनिफिट इसमें हासिल करते हैं, क्योंकि इसमें हम दो तरह से जो इफेक्ट्स हैं वो हासिल करते हैं। वो आगे हम देखेंगे किस तरह से कि हम पेन गेट मैकेनिज्म यूज़ करते हैं, और हम जो डायरेक्ट लोकल सर्कुलेशन इम्प्रूवमेंट है हम वो यूज़ करते हैं। और इसके अलावा डायनामिक करंट के बारे में जो सबसे मेन बात आती है वो ये कि इसको हम मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए यूज़ नहीं करते, इसको भी हम आगे देखते हैं। और इसके अंदर 5 करंट्स की टाइप्स हैं जो फर्दर डायनामिक करंट के अंदर आती हैं, और जिनको हम आगे डिटेल में देखेंगे। डायनामिक करंट से पढ़ने से पहले आप सब साइनसॉइडल करंट को ज़रूर स्टडी करें ताकि आपको डायनामिक करंट पढ़ने में आसानी हो। और हम इसको ऑफिशियल अभी स्टार्ट करते हैं कि जो हमारे पास डायनामिक करंट है ये मोस्ट कॉमन डिवाइसेस जो इलेक्ट्रोथेरेपी की हैं इनके अंदर यूज़ होती है। ये एक लो फ्रीक्वेंसी करंट है जो कि एनाल्जेसिक और स्पैस्मोलाइटिक इफेक्ट के लिए यूज़ की जाती है। एनाल्जेसिक इफेक्ट का मतलब है कि फॉर पेन रिलीफ, जितने भी हमारे पास जो ये मेडिकेशंस वगैरह आती हैं, एनाल्जेसिक्स आती हैं, वो सारी पेन रिलीफ करती हैं, और वो डिफरेंट मैकेनिज्म्स फॉलो करती हैं पेन रिलीफ के। डायनामिक करंट भी हमें एनाल्जेसिक इफेक्ट देती है, और ये मिक्स्ड करंट है जो कि इफेक्ट्स यूज़ कर रही है कॉन्करेंट एप्लीकेशन ऑफ गैल्वेनिक और फैराडिक करंट के, और बाकी जो इम्पल्स लाइक करंट्स हैं उनके। ये मिलके बनी हुई है उन इफेक्ट्स जो इसका फायदा ये है कि इसके ना कंबाइंड इफेक्ट्स आ रहे होते हैं करंट्स के, स्पेशली हाइपरीमिया और एनाल्जेसिया के लिए। एनाल्जेसिया अब जो डायनामिक करंट है वो बेसिकली एक वेरिएशन है साइनसॉइडल करंट की, और इसको हम मोनोफेजिक साइनसॉइडल करंट्स भी कहते हैं, या रेक्टिफाइड अल्टरनेटिंग करंट, कि जिसकी ड्यूरेशन हमारे पास 10 मिलीसेकंड्स आती है। इसके अंदर 5 क्लासिक करंट की टाइप्स हैं, जिसके अंदर डायफेज फिक्स, मोनोफेज फिक्स, कॉर्टेज पीरियड, लॉन्गेस्ट पीरियड और सिंकोपल रिदम शामिल है। अब जो डायफेज फिक्स है ये फुल वेव रेक्टिफाइड अल्टरनेटिंग करंट है, यानी इसके अंदर फुल वेव आ रही है जो कि रेक्टिफाई हो रही है एज एन अल्टरनेटिंग करंट, और इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 100 हर्ट्ज है। और ये जो फेजेस हैं डायनामिक करंट की, जो टाइप्स हैं, इनको हम एज मतलब इसी सीक्वेंस में अप्लाई करते हैं। इसके बाद हम बाकी भी देखते हैं डिटेल में कि जो इनिशियल ट्रीटमेंट के लिए हम जो टाइप है वो यूज़ करते हैं उसका नाम है डायफेज फिक्स, जो कि इनिशियल ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हो रहा है, और इसकी टिकनिंग सेंसेशन आएगी पेशेंट की स्किन के ऊपर, और पेशेंट इसको जिस तरह गुदगुदी हो रही होती है वैसे इसको फील करेगा, और इसका एनाल्जेसिक इफेक्ट है। और ये इनिशियल ट्रीटमेंट, यानी जब आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया पेशेंट का, आपके पास एक न्यू पेशेंट आया फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक डिसऑर्डर, उसके लिए हम इनिशियल ट्रीटमेंट में हम डायफेज जो फिक्स है वो यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है मोनोफेज फिक्स। पीछे डायफेज हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर अल्टरनेटिंग करंट थी, और डाय का मतलब है 2। अब मोनोफेज यानी मोनो मतलब 1, और ये हाफ वेव रेक्टिफाइड अल्टरनेटिंग करंट है, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज हो गई है, पहले फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज थी। अब पीछे हमारे पास जो थी वो टिकनिंग सेंसेशन आ रही थी, अब यहाँ पे हमारे पास वाइब्रेशन आ रही है, स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन की सेंसेशन आ रही है, और ये उस पेन को ट्रीट करता है जिसमें मसल स्पाज्म ना हो। और जो मोनोफेज फिक्स है ये मसल स्टिमुलेशन करा सकता है एट अ लोअर इंटेंसिटी देन डायफेज फिक्स, यानी पीछे हमारे पास 100 जो फ्रीक्वेंसी थी वो 100 हर्ट्ज की थी, यहाँ पे 50 हर्ट्ज है, तो वो कह रहा है कि इंटेंसिटी इसकी कम हो
तो फिर भी वो मसल स्टिमुलेट करवा सकता है रादर देन डायफेज फिक्स के, उसको ज्यादा इंटेंसिटी चाहिए मसल स्टिमुलेशन कराने के लिए। ये हमारे पास मोनोफेज फिक्स ऑल्टरनेटिंग करंट का जो ग्राफ है वो है, यानी उसकी रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सीपी और एलपी। सीपी और एलपी को हम कोर्टस पीरियड और लॉन्गेस्ट पीरियड भी कहते हैं, या इसको हम शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड भी कहते हैं। सीपी और एलपी को ना यूजुअली इकट्ठे यूज किया जाता है ताकि अकोमोडेशन को प्रिवेंट किया जा सके। अब जो सीपी है वो रैपिड ऑल्टरनेशन है बिटवीन 1 सेकेंड ऑफ मोनोफेज करंट और 1 सेकेंड ऑफ डायफेज फिक्स, यानी मोनोफेज फिक्स और डायफेज फिक्स के अंदर ऑल्टरनेशन आ रही है लेकिन 1 सेकेंड की विदाउट इंटरवल पॉज, और ये हमारे पास इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब जो एलपी है वो स्लो ऑल्टरनेशन है, जो हमारे पास सीपी थी वो रैपिड ऑल्टरनेशन थी ना 1 सेकेंड ऑफ मोनोफेज के अंदर और 1 सेकेंड ऑफ डायफेज के अंदर, वो रैपिड ऑल्टरनेशन थी और उसके अंदर इंटरवल पॉसेस भी नहीं थे आ रहे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास स्लो ऑल्टरनेशन है कि जिसके अंदर 6 सेकेंड्स ऑफ मोनोफेज करंट और 6 सेकेंड्स ऑफ डायफेज जो है वो ऑल्टरनेट कर रही है, और इसकी जो पीक इंटेंसिटी है वो भी वेरी करती है, जैसे कि इस ग्राफ के अंदर दिखाया जा सकता है कि ये जो पीक इंटेंसिटी होता है ना, ये पीक होती है, तो इसको हम पीक इंटेंसिटी कहते हैं कि यहाँ पे ये वेरी कर रही है, और यहाँ पे 6 सेकेंड्स आ रहे हैं ऑल्टरनेशन में, वहां पे 1 सेकेंड आ रहा था, वो रैपिड ऑल्टरनेशन थी, ये स्लो ऑल्टरनेशन है। अब बात करते हैं अकोमोडेशन का क्या मतलब है। अकोमोडेशन का मतलब है कि मसल्स का स्पेसिफिक इंटेंसिटी पे अडेप्ट कर जाना को हम अकोमोडेशन कहते हैं, क्योंकि हमारे मसल्स की ये प्रॉपर्टी है कि वो अडेप्ट कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने एक लिम्ब के मसल्स को यूज नहीं करते तो वो मसल वीकनिंग या मसल शॉर्टनिंग या मसल उस स्पेसिफिक आदत को अडेप्ट कर लेता है और फिर वो उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। फॉर एग्जांपल किसी को पीओपी लगा और उसके बाद 3 महीने बाद वो या 2 महीने बाद वो पीओपी उतरे, तो यू विल सी अ फाइन डिफरेंस बिटवीन दोनों जो उसके जो लिम्ब होगा उसका, आप दोनों लिम्ब्स के अंदर डिफरेंस अच्छे तरीके से नोटिस कर सकेंगे कि जिस लिम्ब के ऊपर पीओपी लग के उतरा होगा उसकी जो मूवमेंट होगी और जो हेल्दी मसल होगा उसकी जो मूवमेंट होगी। जो हेल्दी मसल होगा डेफिनेटली वो ज्यादा अच्छा कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कर पाएगा, ज्यादा अच्छी मूवमेंट कर सकेगा, जबकि जो दूसरा मसल होगा वो मसल एट्रोफी की तरफ जाएगा। तो सीपी और एलपी आर यूज्ड टू प्रिवेंट अकोमोडेशन, यानी मसल अडेप्टेशन टू अ स्पेसिफिक इंटेंसिटी ऑफ अ करंट। अगर मसल अडेप्ट कर जाएगा तो डेफिनेटली जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसको कोई फायदा नहीं होगा। सीपी एंड एलपी का जो एनाल्जेसिक इफेक्ट है वो आता है, और ये जो ट्रॉमेटिक या न्यूरोजेनिक पेन को ट्रीट करने के लिए यूज होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास सिंकोपल रिदम, इसके अंदर 1 सेकेंड फेज आ रहा है मोनोफेज का, जो कि फॉलोड है 1 सेकेंड रेस्ट फेज के अंदर, यानी 1 सेकेंड आया मोनोफेज फिक्स का जो कह लेंगे जो वेव है वो आई, और वो 1 सेकेंड रेस्ट फेज आई, फिर वेव आई, फिर रेस्ट फेज आई, इस तरह। अब फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में है कि ये पेन रिलीफ दो तरह से करता है, यानी हमारे पास डायरेक्ट मैकेनिज्म आ जाता है और इनडायरेक्ट मैकेनिज्म आ जाता है। डायरेक्ट मैकेनिज्म के अंदर ये स्टिमुलेशन करा रहा है सेंसरी नर्व्स की, कि जो कि पेन रिलीफ करवा रही है, यानी जो पेन गेट है, पेन गेट मैकेनिज्म के अंदर जो पेन के सिग्नल्स है ना वो ब्लॉक हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से पेन जो फील होना बंद हो जाती है। अगर हम सेंसरी नर्व्स को स्टिमुलेट करा दें कि वो जो पेन रिलीफ का मैकेनिज्म है वो बंद हो जाए, यानी अगर सिग्नल जाएंगे ही नहीं तो पेन कैसे होगी, या अगर पेन के सिग्नल वहां से ब्रेन से ट्रेवल करके नहीं आएंगे तो पेन फील नहीं होगी। दो तरीके ना, कि यहाँ तो यहाँ एक मुझे चोट लगी है और वहां पे मेरे पेन के सिग्नल्स ब्रेन को ना जाएं तो भी मुझे पेन फील नहीं होगी, और अगर सिग्नल्स चले गए और वापस रिस्पॉन्स ना आए तो भी, लेकिन वो मोटर रिस्पॉन्स में जाएगी चीजें, कि वो डिफरेंट एक इशू आ जाएगा। ये बस समझाने के लिए मैंने बात की है कि जो अगर सेंसेशन ही नहीं जाएगी पेन की तो पेन फील कैसे होगी, या पेन की जो सेंसेशन जब ब्लॉक हो जाएगी तो पेन फील कैसे होगी। ये जैसे पेन रिलीफ मेडिकेशन हम जब खाते हैं तो इसीलिए खाते हैं कि पेन फील ना हो। पेन गेट मैकेनिज्म को हम डिटेल में भी देखेंगे। अब हमारे पास बात आती है इनडायरेक्ट मैकेनिज्म की, कि ये इम्प्रूव करता है सर्कुलेशन को पंपिंग एक्शन से। अब जहां पे हमारे पास
मसल कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली जब मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है तो वहां पे हमेशा ऑल्टरनेशन बेहतर होगी, यानी मसल रिदमिसिटी जब शो करता है ना तो वहां पे सर्कुलेशन बेहतर होगी। जब सर्कुलेशन बेहतर होगी तो इसका मतलब है वहां पे वेस्ट मटेरियल्स की जो अकोमोडेशन है वो होने से बच जाएगी, यानी वेस्ट मटेरियल अकोमोडेट उस जगह से होने से बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारे पास जब सर्कुलेशन बेहतर होगी तो वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई आएगी, वहां पे न्यूट्रिएंट्स आएंगे, वहां पे हमारे बॉडी के बाकी सेल्स आएंगे और वहां पे उस जगह की जो न्यूट्रिशन है वो बेहतर होगी। और वो किस तरह बेहतर होगी कि हमारे सेल्स की या जितने भी हमारी वेसल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी है एक परमेबिलिटी के। परमेबिलिटी का मतलब है कि वो अलाउ करती है द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। तो सर्कुलेशन इंप्रूव होने का मतलब ये है कि वहां पे जो मेम्ब्रेन है सेल्स की या वेसल्स की, उनकी जो परमेबिलिटी है वो बेहतर हो गई है, वहां पे न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं और वहां से वेस्ट जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिमूव हो रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास इनडायरेक्ट मैकेनिज्म आ जाता है इरिटेंट वेट्स का। और डायरेक्ट मैकेनिज्म में आप सिंपली पेन गेट मैकेनिज्म फॉलो करते हो, जो कि पेन गेट मैकेनिज्म करवाता ही पेन रिलीफ है। यानी पेन गेट मैकेनिज्म को हम इन टर्म्स ऑफ ब्लॉकिंग पेन स्टडी करते हैं कि जो पेन के सिग्नल्स हैं वो ब्लॉक हो जाए। पेन को एक गेट नहीं मिलता जाने के लिए, या तो पेन को गेट नहीं मिलता जाने के लिए, या तो पेन के ऊपर अगर जैसे इसको हम थोड़ा अगर देखें कि अगर एक दरवाजा है, वहां से एक पतले बच्चे ने भी गुजरना है और वहां से कुछ मोटे बच्चों ने भी गुजरना है। तो अगर मोटे बच्चे अगर पतले बच्चे भी और मोटे बच्चे भी दोनों साथ इकट्ठे गुजरेंगे, एक छोटे से दरवाजे से गुजरने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली जो मोटे बच्चे हैं वो लीड कर जाएंगे, यानी वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगे, है ना। तो इसी तरह जो पतले बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं दब जाएंगे या गिर जाएंगे या उनको कोई चोट लग जाएगी। तो सेम इज द केस विद द पेन गेट मैकेनिज्म के यहाँ तो हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग जो बाकी सिग्नल है, जैसे जब हमें चोट लगती है तो हम अपनी चोट को रब करते हैं, तो इसका मतलब है पेन के सिग्नल्स भी वहां पे जा रहे हैं और फिर मैकेनो रिसेप्टर्स के जरिए हमारे बाकी सिग्नल्स भी जा रहे हैं। तो मैकेनो रिसेप्टर्स से जो सिग्नल जा रहे होते हैं, जैसे प्रेशर के या बेरो रिसेप्टर से जो प्रेशर के सिग्नल्स जा रहे हैं, तो वो डोमिनेट कर जाते हैं। जब डोमिनेट कर जाते हैं तो पेन सप्रेस हो जाती है। तो इस तरह से हमारे पास एक पेन गेट का जो मैकेनिज्म है वो आ जाता है इन टर्म्स ऑफ ब्लॉकिंग पेन। या आप जो हमारे पास ओपियोइड्स वगैरह है वो भी इन टर्म्स ऑफ पेन रिलीफ ही काम करते हैं। पेन गेट को हम बाद में इन डिटेल्स देख लेंगे, ये पूरा एक टॉपिक है। अब लोकल सर्कुलेशन इंप्रूव हो रही है क्योंकि वहां पे एज लाइक सब्सटेंसेस जो है वो रिलीज हो रहे हैं पोलर इफेक्ट की वजह से, और ऑटोनॉमिक एक्टिविटी जो है ऑल्टर हो रही है। इन्फॉर्मेशन और स्पेलिंग कैसे डिक्रीज हो रही है? क्योंकि वहां पे लोकल सर्कुलेशन इंप्रूव हो रही है, वहां पे सेल में मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी है वो चेंज हो गई है, जैसे कि मैंने पहले बताया। अब जब स्टिमुलेशन हो रही है मोटर नर्व्स की तो मसल री एजुकेशन होगी, लेकिन इट्स नॉट द चॉइस फॉर मसल स्ट्रेंथनिंग। अब जो इलेक्ट्रोकेमिकल इफेक्ट्स हैं डायनामिक करंट के, ये है कि ये हायर डायरेक्ट करंट एम्पलीट्यूड रखती है, तो इसका एक सिग्निफिकेंट चांस है स्किन डैमेज का। डायरेक्ट करंट इज ऑलवेज इरिटेटिंग, इसलिए हम प्रेफर करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट को, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट करंट अप्लाई करते हैं ना तो मसल के फटीग में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और इसको हम कॉन्स्टेंटली अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि डायरेक्ट करंट अप्लाई करने से मसल कॉन्ट्रैक्टेड ही रहेगा, रिलैक्स नहीं करेगा। और ऑल्टरनेटिंग करंट में मसल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स दोनों करने का मौका मिलता है, तो जिसकी वजह से हमारे पास रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होती है और हमारे पास लोकल सर्कुलेशन और सारे इफेक्ट्स आते हैं जो मैंने पीछे डिस्कस किए थे और हम आगे भी देखेंगे इनको। और स्किन डैमेज इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस की वजह से हो सकता है, स्किन की पीएच चेंज हो जाएगी और रिस्क होगा स्किन डैमेज का। तो इसलिए बेहतर है कि आप टाइम को लिमिटेड रखें टू 10 मिनट्स। यहाँ हर फेज का हमारे पास 5 फेजेस है, तो मैक्सिमम 3 मिनट से ज्यादा एक फेज आपने अप्लाई नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इंजरीज। अब जो सॉफ्ट टिश्यूज हमारी बॉडी के ये मसल्स और ये बर्साल्स और ये जितने भी सारी सॉफ्ट टिश्यूज है ना, इनको हम सॉफ्ट टिश्यू कहते हैं। अब उनकी जो सॉफ्ट टिश्यू की जो इंजरीज में चीजें आ रही है ना, मसल स्प्रेन वगैरह आ रहा है, यानी स्प्रेन्स आ रहे हैं, कॉन्ट्यूजन्स आ रहे हैं, एपिकॉन्डाइटिस आ रहा है, और ये ट्रीट करने के लिए होती है पेन स्मॉल जॉइंट्स के अंदर। सडेक्स एट्रोफी को ट्रीट करने के लिए यूज होती है।
पेरिफेरल नर्व डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए यूज होती है न्यूरालजिया, रेडियोकुलोपैथी और हर्ब्स जोस्टर। कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसकी यही है कि ये बोनी एरियाज पे अप्लाई नहीं करनी, उन एरियाज पे जिनमें सेंसेशन लॉस है, यानी पेशेंट को सेंसेशन फील ही नहीं हो रही उस एरिया पे, तो वहां पे अप्लाई नहीं करनी करंट, क्योंकि वहां पे बर्न के चांसेस होंगे। उसके अलावा ओपन स्किन पे और फिर अनरिलायबल पेशेंट्स, यानी ऐसे पेशेंट्स जिनको जो कोई एपिलिप्सी का पेशेंट है जैसे, या किसी का मेंटल थोड़ा रिटार्डेशन का इशू है या कोई भी मेंटल डिसऑर्डर है उनमें, और या अनकॉन्शियस पेशेंट में, तो अनरिलायबल पेशेंट्स में अप्लाई नहीं करना, किसी इन्फेक्शन की सूरत में नहीं करना। मेटल इम्प्लांट्स यानी अक्सर लोगों को स्टड पड़े होते हैं हार्ट में, या इसके अलावा प्लेट्स या रॉड्स वगैरह। थ्रोम्बोसिस के केस में कोई थ्रोम्बस, कोई एम्बुलाई वगैरह है, वहां पे अप्लाई नहीं करना। और कार्डिक पेस मेकर्स में जिन पेशेंट्स में कार्डिक पेस मेकर्स हो उनमें अप्लाई नहीं करना। अब इसकी डोजेज की बात करते हैं कि जो इंटेंसिटी है वो आपने इस तरह से पेशेंट से पूछ के, लाइक आपने जब करंट अप्लाई करनी है तो आपने देखना है कि जो इंटेंसिटी है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होनी चाहिए अनटिल एंड अनलेस एक वाइब्रेशन या प्रिंकलिंग सेंसेशन पेशेंट को फील हो। जब तक पेशेंट को कोई प्रिंकलिंग या वाइब्रेशन की सेंसेशन महसूस नहीं होती, आपने इंटेंसिटी तब तक इंक्रीज करनी है और आपने मिनिमम इंटेंसिटी से स्टार्ट करना है। ड्यूरेशन नॉट मोर देन 12 मिनट्स, ईच टाइप फॉर 3 मिनट्स। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, यानी आपने कितना अप्लाई करना है इसको, तो ये है कि आप डेली अप्लाई कर लें या एवरी अदर डे, यानी एक दिन छोड़ के कर लें, फॉर एटलीस्ट 12 सेशंस, मतलब आपने 12 सेशन पूरे करने हैं। जो डीएफ हमारे पास है डायफेज फिक्स, वो इनिशियल ट्रीटमेंट हमने पीछे बात कर ली थी। फिर एमफेज मोनोफेज जो है वो स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम देन डायफेज, और ये उस पेन को ट्रीट करेगा जो मसल स्पैज्म के अलावा है। फिर हमारे पास सीपी था, और हमने बात की थी कि सीपी और एलपी को हम इन कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन आएगी। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन अगेन वही बात कि मसल का साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना इज टर्म्ड एज रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल। और सीपी के अंदर हमारे पास फाइन ट्रेमर्स आएंगे मोनोफेज के अंदर स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्स्टेंट वाइब्रेशन की सूरत में। और फिर जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस हैं दे आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रॉमेटिक पेन। एलपी हमारे पास लॉन्ग लास्टिंग एनाल्जेसिक इफेक्ट देती है, और ये कॉम्बिनेशन में यूज की जाती है सीपी के साथ। सिंकोपल रिदम आरएस उसकी फैरिक स्टिमुलेशन कराती है मसल की, और ये मोटर नर्व की एक्साइटेबिलिटी को चेक करता है, यानी मोटर नर्व्स जो है वो कितनी इंटैक्ट है। So that was all about dynamic current. I hope you guys understand and your concepts about dynamic current are clear now.